क्या आप जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जिसने प्रेम और रिश्तों के मायने बदल दिए। किसी के लिए कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसे इंसान समझना ही भूल जाए। आज की कहानी ऐसे ही एक केस के बारे में है जिसे सुनकर कोई भी लव मैरिज करने से डरेगा, भले ही दोनों परिवार के लोग राजी क्यों ना हो। आज की कहानी प्रियंका गौरव केस से जुड़ी है। 6 मई 2017 की बात है। दिन के यही कोई 9 बज रहे थे। नवी मुंबई के उपनगर रबाले के शिलफाटा रोड स्थित MIDC के बीच से बहने वाले नाले पर एक सुनसान जगह पर काफी लोग इकट्ठा थे। इसकी वजह यह थी कि नाले की घनी झाड़ियों के बीच प्लास्टिक का एक बैग पड़ा था। उसमें एक मानव धड़ भरकर फेंका गया था। उसका सिर, दोनों हाथ और पैर गायब थे। यह हत्या का मामला था, इसलिए किसी जागरूक नागरिक ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। चूंकि घटनास्थल नवी मुंबई के थाना MIDC के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंद्रकांत काटकर ने चार्ज रूम में ड्यूटी पर तैनात सहायक इंस्पेक्टर अमर जगदाले को बुलाकर डायरी बनवाई और तुरंत सहायक इंस्पेक्टर प्रमोद जाधव, अमर जगदाले और कुछ सिपाहियों को लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर थाना प्रभारी चंद्रकांत काटकर ने वहां एकत्र भीड़ को हटाकर उस प्लास्टिक के बैग को झाड़ियों से बाहर निकलवाया। बैग में भरा धड़ बाहर निकलवाया गया। वह धड़ किसी महिला का था। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसका सिर और हाथ पैर काटकर केवल धड़ वहां फेंका गया था। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर चंद्रकांत काटकर ने धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले उन्होंने DNA जांच के लिए सैंपल सुरक्षित करवा लिया था। मृतका के बाकी अंग न मिलने से पुलिस समझ गई कि हत्यारा कोई ऐरा गैरा नहीं, काफी होशियार और शातिर था। खुद को बचाने के लिए उसने सबूतों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धड़ के साथ ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सकती। धड़ के निरीक्षण में पुलिस को उसकी बची बांह पर सिर्फ गणेश भगवान का एक टैटू दिखाई दिया था। इससे यह तो स्पष्ट हो गया था कि मृतका हिंदू थी, लेकिन सिर्फ एक टैटू से शिनाख्त होना संभव नहीं था। फिर भी पुलिस को उम्मीद की एक किरण तो मिल ही गई थी। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर थाना प्रभारी थाने लौटे और सहायकों के साथ बैठकर विचार विमर्श के बाद इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर प्रमोद जाधव को सौंप दी थी। मामले की जांच की जिम्मेदारी मिलते ही प्रमोद जाधव ने तुरंत मुंबई और उसके आसपास के सभी छोटे बड़े थानों को वायरलेस संदेश भिजवाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि किसी थाने में किसी महिला की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज है। इसी के साथ उन्होंने मृतका की बाजू पर बने गणेश भगवान के टैटू को हाईलाइट करते हुए महानगर के सभी प्रमुख दैनिक अखबारों में फोटो छपवाकर उस धड़ की शिनाख्त की अपील की। अखबार में छपी इस अपील का पुलिस को फायदा यह मिला कि धड़ की शिनाख्त हो गई। वह धड़ प्रियंका गुरव का था। उसकी गुमशुदगी मुंबई के पौष इलाके के थाना वर्ली में दर्ज थी। ठाणे के डोंबिवली कल्याण की रहने वाली कविता दूधे और उनके भाई गणेश दूधे ने उस धड़ को अपनी छोटी बहन प्रियंका का धड़ बताया था। अखबार में खबर छपने के अगले दिन सवेरे कविता दूधे अपने भाई गणेश दूधे के साथ थाना MIDC पहुंची और चंद्रकांत काटकर से मिलकर बांह पर बने गणेश भगवान के टैटू से आशंका व्यक्त की थी कि वह धड़ उनकी बहन प्रियंका का हो सकता है, क्योंकि 5 मई 2017 से वह गायब है। ससुराल वालों के अनुसार वह सुबह किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने घर से निकली थी तो लौट कर नहीं आई थी। कविता ने बरामद धड़ देखने की इच्छा जाहिर की क्योंकि वह उस टैटू को पहचान सकती थी। प्रियंका ने अपनी बांह पर वह टैटू उसी के सामने बनवाया था। चंद्रकांत काटकर ने कविता और गणेश को धड़ दिखाने के लिए इंस्पेक्टर प्रमोद जाधव के साथ अस्पताल के मोर्चरी भिजवा दिया। धड़ देखते ही कविता और गणेश फूट फूट कर रो पड़े थे। इससे साफ हो गया था कि वह धड़ प्रियंका का ही था। इस तरह धड़ की शिनाख्त हो गई तो जांच आगे बढ़ाने का रास्ता मिल गया। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि प्रियंका की हत्या क्यों और किसने की। पूछताछ में प्रियंका की बहन कविता और भाई गणेश ने बताया था कि प्रियंका ने वर्ली स्थित PWD के सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ रहने वाले सिद्धेश गुरव से 30 अप्रैल 2017 को प्रेम विवाह किया था। भाई बहन ने प्रियंका को इस विवाह से मना किया था। इसकी वजह यह थी कि न सिद्धेश उससे विवाह करना चाहता था
और न ही उसके घर वाले चाहते थे कि सिद्धेश प्रियंका से विवाह करे। आखिर वही हुआ जिसकी उन्हें आशंका थी। प्रियंका के हाथों की मेहंदी का रंग फीका होता, उससे पहले ही उसकी जिंदगी का रंग फीका हो गया। इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति सिद्धेश और उसके घर वालों को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने भी वही सब बताया जो कविता और गणेश बता चुके थे। उनका कहना था कि 5 मई की सुबह इंटरव्यू के लिए गई प्रियंका रात को भी घर लौटकर नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई। सभी पूरी रात उसकी तलाश करते रहे। जब कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने अगले दिन यानी 6 मई को थाना वर्ली में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। थाना MIDC पुलिस तो इस मामले की जांच कर ही रही थी। क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश कुलकर्णी भी इस मामले की जांच कर रहे थे। प्रियंका की ससुराल वालों ने जो बयान दिया था उसमें उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। जब उन्होंने प्रियंका के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाई तो उन्हें पूरी दाल ही काली नजर आई। ससुराल वालों ने जिस दिन प्रियंका के बाहर जाने की बात बताई थी, मोबाइल फोन की लोकेशन के अनुसार उस दिन पूरे दिन प्रियंका घर पर ही थी। वह घर से बाहर गई ही नहीं थी। इसके अलावा किसी संपन्न परिवार की बहू विवाह के मात्र 5 दिनों बाद ही नौकरी के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगी, यह भी विश्वास करने वाली बात नहीं थी। उस समय तो वह पति के साथ खुशियां मनाएगी। मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन परिवार सम्मानित था, इसलिए उन पर हाथ डालने से पहले इंस्पेक्टर जगदीश कुलकर्णी ने अधिकारियों से राय ली। अधिकारियों ने आदेश दे दिया तो वह प्रियंका के पति सिद्धेश, ससुर मनोहर गुरव और मां माधुरी गुरव को क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले आए। सभी से अलग अलग पूछताछ की गई तो आखिर में प्रियंका की हत्या का खुलासा हो गया। पता चला कि इन्हीं लोगों ने प्रियंका की हत्या की थी। इस पूछताछ में प्रियंका की हत्या से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने तक की जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार थी। 25 वर्षीय सिद्धेश गुरव का परिवार मुंबई से सटे ठाणे के उपनगर कल्याण बासिंद में रहता था। उसके पिता का नाम मनोहर गुरव और मां का माधुरी गुरव था। परिवार छोटा और सुखी था। मनोहर गुरव सरकारी नौकरी में थे। रहने के लिए सरकारी आवास मिला था। सिद्धेश गुरव उनका एकलौता बेटा था जिसे पढ़ा लिखाकर वह CA बनाना चाहते थे। सिद्धेश पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक था ही, महत्वाकांक्षी भी था। वह CA तो नहीं बन सका, लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही उसे मुंबई के विक्रोली स्थित TCS कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। बेटे को नौकरी मिलते ही मनोहर गुरव का भी प्रमोशन हो गया था। इसके बाद उन्हें रहने के लिए मुंबई के वर्ली स्थित PWD कॉलोनी में बढ़िया सरकारी आवास मिल गया। इसके बाद वह अपना बासिंद का घर छोड़कर वर्ली स्थित सरकारी आवास में रहने आ गए। 22 साल की प्रियंका सिद्धेश के साथ ही पढ़ती थी। खूबसूरत प्रियंका की पहले सिद्धेश से दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों में प्यार हो गया। आकर्षक शक्ल सूरत और शांत स्वभाव का सिद्धेश प्रियंका को भा गया था। ऐसा ही कुछ सिद्धेश के साथ भी था। प्रियंका अपनी बड़ी बहन कविता दूधे, भाई गणेश दूधे और बूढ़ी मां के साथ कल्याण के उपनगर देवा गांव में रहती थी। पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। मां ने किसी तरह दोनों बेटियों और बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। कविता सयानी हुई तो मां की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। उसने प्रियंका और भाई को पढ़ाया लिखाया, जबकि वह खुद ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। लेकिन वह प्रियंका और गणेश को पढ़ा लिखाकर उन्हें अच्छी जिंदगी देने का सपना जरूर देख रही थी। प्रियंका और सिद्धेश की प्रेम कहानी की शुरुआत 3 साल पहले सन 2014 में हुई थी। उस समय डोंबिवली कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। दोनों में प्यार हुआ तो साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खाई गईं। इसके बाद दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। लेकिन जब सिद्धेश को नौकरी मिल गई और उसके पिता का प्रमोशन हो गया तो वह परिवार के साथ वर्ली रहने चला गया। इसके बाद कुछ दिनों तक तो वह प्रियंका से मिलता रहा और शादी करने की बात करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रियंका से मिलना जुलना कम कर दिया। इसके बाद वह सिर्फ फोन पर ही प्रियंका से बातें करके रह जाता था। प्रियंका जब भी उससे मिलने की बात करती, कोई ना कोई बहाना बनाकर वह टाल देता था। वह शादी की बात करती तो कहता कि अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है, जब समय आएगा शादी भी कर लेंगे। अचानक प्रियंका को जो जानकारी मिली उससे उसका सारा अस्तित्व ही हिल उठा। उसे कहीं से पता चला कि सिद्धेश के जीवन में कोई और लड़की आ गई है, जिसमें उसके मां बाप की भी सहमति है।
इससे वह परेशान हो उठी। जब इस बात की जानकारी उसके घर वालों को हुई तो उन्होंने उसे समझाया कि ऐसे में उसका सिद्धेश से विवाह करना ठीक नहीं है। लेकिन प्रियंका ने तो ठान लिया था कि वह विवाह सिद्धेश से ही करेगी, क्योंकि वह मर्यादाओं की सारी सीमाएं तोड़ चुकी थी। इसलिए उसने अपने घर वालों की बात भी नहीं मानी। निश्चय करके एक दिन प्रियंका सिद्धेश से मिली और विवाह के बारे में पूछा। सिद्धेश ने यह कहकर टालना चाहा कि वह उसके मां बाप को पसंद नहीं है, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकता। इस पर प्रियंका ने कहा, मुझे तुम्हारे मां बाप पसंद नहीं करते तो न करें, तुम तो मुझे पसंद करते हो, शादी के बाद हम मां बाप को राजी कर लेंगे। प्रियंका की इस बात का सिद्धेश के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर तक चुप बैठा वह सोचता रहा। उसके बाद बोला, मैं मजबूर हूं, मैं अपने मां बाप के खिलाफ नहीं जा सकता, तुम मुझे भूल जाओ। तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तुमने मुझे खिलौना समझ रखा है क्या कि जब तक मन में आया खेला और जब मन भर गया तो फेंक दिया? शादी का वादा करके मेरे मन और तन से खेलते रहे। देखा जाए तो एक तरह से मेरा यौन शोषण करते रहे। अब तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल गई है तो मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। प्रियंका की इस धमकी से सिद्धेश और उसके घर वाले घबरा गए। समाज और नाते रिश्तेदारों में बदनामी से बचने के लिए सिद्धेश ने प्रियंका से शादी कर ली। इसमें घर वालों ने भी रजामंदी दे दी। इस तरह सिद्धेश और प्रियंका ने प्रेम विवाह कर लिया। सिद्धेश ने विवाह तो कर लिया, लेकिन यह एक तरह की जबरदस्ती की शादी थी। इसलिए प्रियंका को ससुराल में जो प्यार और सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। सम्मान देने की कौन कहे, उसके पति और सास ससुर तो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने की सोच रहे थे। इसके लिए सिद्धेश और उसके मां बाप ने साजिश रचकर 4-5 मई 2017 की रात प्रियंका जब गहरी नींद में सो रही थी, तब सिद्धेश ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। प्रियंका की हत्या के बाद जब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात आई तो सिद्धेश और उसके मां बाप ने डोंबिवली के रहने वाले अपने परिचित अपराधी प्रवृत्ति के दुर्गेश कुमार पटवा से संपर्क किया। प्रियंका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने 1 लाख रुपए मांगे। सौदा तय हो गया तो दुर्गेश ने मदद के लिए डोंबिवली के ही रहने वाले अपने मित्र विशाल सोनी को सेंट्रो कार सहित बुला लिया। विशाल के आने पर दुर्गेश ने प्रियंका की लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके 11 टुकड़े किए। लाश के टुकड़े करने के लिए हथियार वे अपने साथ लाए थे। लाश के टुकड़ों को अलग अलग प्लास्टिक के बैग में अच्छी तरह से पैक कर विशाल ने उन्हें कार में रखा और 5-6 मई 2017 की रात धड़ को रब्बाले के नाले में तो सिर को ले जाकर शाहपुर के जंगल में फेंका। कमर के नीचे के हिस्से और हाथों को अमरनाथ बदलापुर रोड के बीच स्थित खारी गांव की खाड़ी में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। लाश ठिकाने लग गई तो 6 मई को सिद्धेश अपने मां बाप के साथ थाना वर्ली पहुंचा और प्रियंका की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उन्होंने तो सोचा था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन 3 दिनों बाद ही सब गड़बड़ हो गया जब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जगदीश कुलकर्णी ने पूछताछ के लिए उन्हें अपने ऑफिस बुला लिया। मामले का खुलासा होने के बाद उन्होंने सभी को थाना MIDC पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धेश, उसके पिता मनोहर तथा मां माधुरी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रहे प्रमोद जाधव ने 12 मई 2017 को दुर्गेश पटवा को डोंबिवली से तो 14 मई को विशाल सोनी को भी उसके घर से सेंट्रो कार सहित गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने प्रियंका के सिर तथा बाकी अंगों की राख बरामद कर ली थी। सबूत जुटाकर पुलिस ने सिद्धेश गुरव, उसके पिता मनोहर गुरव, मां माधुरी गुरव, दुर्गेश कुमार पटवा और विशाल सोनी को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। कुछ इसी प्रकार थी ये कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? इस कहानी से संबंधित जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।